हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 1 का बी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो मतलब हमको पहला प्रश्न दिया हुआ है 140। ठीक, अब 140 दिया है, इसको हमको क्या कहना है? गुणनखंड कहना है। तो चलिए इसका गुणनखंड हम यहाँ पे करते हैं। जब इसका हम गुणनखंड करेंगे, देखिए 140 का, देखिए यहाँ पे 1 है। ठीक, तो 2 से काटिए, 2 2 सते 14 0, फिर 2 से काटिए, 2 35 में 70, फिर 2 से काटिए। तो अब 2 से नहीं कटेगा, अब सीधे आप क्या करिए, 5 से काट दीजिए। 5 सते 35, अब 7 1 के 7, तो कितना कटा? 2 2 5 7, तो बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, फिर बराबर लिखिए। 2 कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। 2 का स्क्वायर गुणे 5 गुणे 7। ठीक, इसी प्रकार इसका गुणनखंड कहना है। चलिए दूसरा देखते हैं। चलिए देखिए, जब हम 156 का करेंगे इसी प्रकार गुणनखंड, तो हमारा टूट के आएगा। एक बार 2 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, फिर 3 से, फिर इसके बाद 13 से। ठीक, देखिए कितनी 2 कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। यहाँ लिखें 2 घाते 2 गुणे 3 गुणे 13। ठीक, अब फिर देखिए तीसरा क्या है? 38 25। 38 25 किसी प्रकार गुणनखंड करेंगे तो देखिए कितना आएगा हमारा? 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे यहाँ पे 17। ठीक, अब देखिए 3 कितनी बार आ रहा है? 2 बार, तो 3 का स्क्वायर गुणे 5 कितनी बार आ रहा है? 2 बार, तो 5 का स्क्वायर गुणे 17। ठीक, अब देखिए बराबर, अब जब 5005 का तोड़ेंगे तो हमारा आएगा 5 गुणे 7 गुणे, फिर 11 से कटेगा, फिर 13 से कट रहा है, बराबर। अब देखिए इसमें कुछ है नहीं, मतलब कोई संख्या रिपीट नहीं हुई, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर देखिए फिर उसके पाँचवा देखिए 74 29 का, जब इसका करेंगे तो पहले 17 से काटेंगे, फिर इसका गुणनखंड क्या आ रहा है? 19 आ रहा है, फिर इसके बाद 23 से कट रहा है। ठीक, अब देखिए रिपीट नहीं है तो इसको ऐसे छोड़ देंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न कह रहा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम है। तो चलिए दूसरे का पहला प्रश्न क्या दिया हमको? 26 और 91। अब देखिए इन दोनों का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है, तो पहले 26 का हम ज्ञात करेंगे। देखिए 26 का अभाज्य गुणनखंड बराबर, इसका सिर्फ 2 ही गुणनखंड होगा। कितना? 13 दूनी 26 होता है। ठीक, इसके बाद उसी प्रकार 91 का अभाज्य गुणनखंड कितना है? 13 सत्ते 91 होता है, तो 7 गुणे 13। अब देखिए इसका हमको क्या करना है? एचसीएफ मतलब मासा ज्ञात करना है। इसका जब एचसीएफ हम ज्ञात करेंगे तो बराबर देखिए, सिर्फ जो उभयनिष्ठ रहेगा वही हमारा एचसीएफ है। दोनों में उभयनिष्ठ क्या है हमारा? 13 है। ये तो हमारा एचसीएफ हो गया। हम क्या करेंगे? अब एलसीएम ज्ञात करेंगे। देखिए जो हमारा एलसीएम होता है, एचसीएफ में क्या होता है? जो सब में कॉमन रहेगा, तीनों में, दोनों में, वहीं उतरेगा। और एलसीएम क्या होता है? जो कॉमन रहेगा वो तो एक बार उतरेगा ही, और संख्याएं भी उतरेंगी। इससे 2 उतरेगा, 7 भी उतरेगा, और देखिए 13 2 बार है तो इसमें सब कॉमन है, तो एक बार ये भी उतरेगा। अब देखिए हमारा ये कितना आंसर आएगा? चलिए गुणा करा लेते हैं। 13 सते 91, 91 दुनैया 182, तो ये हमारा एलसीएम हो गया। तो चलिए हम चेक करते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम है।
चलिए अब हम यहाँ पे लिखेंगे फार्मूला क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, HCF इंटू LCM होता है। तो दोनों संख्या हमारी क्या है, एक क्या ही थी हमारी 91 थी और एक हमारी 26 थी। अब देखिए HCF कितना आया था हमारा यहाँ पे 13 इंटू LCM 182। अब देखिए जब 91 में 26 का गुणा करेंगे तो गुणा करने पर हमारा आंसर आ रहा है 2366। ठीक, फिर इसके बाद यहाँ पे भी गुणा करने पर वही संख्या 2366 आ रही। तो यहाँ पे लिखेंगे हम बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। ठीक, यही हमको सिद्ध करना था। चलिए दूसरा देखते हैं इसी का। चलिए देखिए दूसरे का दूसरा क्वेश्चन है हमारा। यहाँ पे देखिए 510 दिया है और इसके बाद 92 दिया है। तो पहले हम 510 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 510 का अभाज्य गुणनखंड, देखिए जब इसका गुणनखंड करके हम निकालेंगे, जैसे गुणनखंड निकाला जाता है वैसे में इसका निकालेंगे तो हमारा कितना जगह यहाँ पे आ रहा है, हमारा निकालने पे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे और लास्ट में 17 से कट रहा है। ठीक, अब उसी प्रकार इसका 92 का भी निकाल लेते हैं। 92 का कितना अभाज्य, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा 92 का। यहाँ पे हमारा सॉल्व करने पर 2 गुणे और लास्ट में 23 से कट रहा है। अब देखिए अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, HCF जिसको हम मासा कहते हैं निकालते हैं। HCF का मतलब होता है उभयनिष्ठ, जो सब में मिल रहा हो। देखिए एक बार 2 मिल रहा है, फिर देखिए यहाँ पे एक बार यहाँ से देखिए 3 मिल रहा है दोनों में, फिर देखिए और कोई संख्या फिर नहीं मिल रही है। तो बराबर कितना 2 गुणे 3 बराबर हमारा, देखिए यहाँ पे सॉरी ये 3 नहीं मिल रहा है, यहाँ पे सिर्फ ये 23 है। ठीक, ये 3 नहीं है, ये हमारा यहाँ पे 23 है, ये नहीं मिल रहा है। तो हमारा सिर्फ 2 ही एक बार आ रहा है। तो हमारा HCF 2 हो गया। हम क्या करेंगे, इसका LCM ज्ञात करेंगे। देखिए LCM में क्या होता है हमारा, मतलब लघुत्तम में जो संख्या मिलती रहे उसको एक बार तो उतारेंगे ही, फिर जितनी संख्याएं उनको भी उतार लेंगे। तो कितना, फिर एक बार 2 है, फिर देखिए 3 है, फिर 5 है, फिर 17 है, फिर इसके बाद हमारा 23 है। चलिए देखिए अब इनको जो हम पूरे सबको गुणा कर रहे हैं तो हमारा आंसर कितना आ रहा है गुणा करने पर 2340। ठीक, 2346 0, इतना हमारा आंसर आ रहा है LCM। हमारा HCF कितना है 2। चलिए हम जांच करते हैं। हमको जांच करनी है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। ठीक, अब देखिए दोनों संख्या हमारी क्या थी, एक संख्या हमारी 510 थी और दूसरी संख्या हमारी क्या थी 92 थी। ठीक, फिर LCM HCF हमारा 2 था और LCM हमारा कितना था 2346 0 था। ठीक, चलिए जब हमें इन दोनों का आपस में गुणा, मतलब इसमें गुणा कराते हैं तो हमारा कितना आ रहा है 46,920 गुणा कराने पर आ रहा है। फिर जब इनका गुणा कराएंगे तो इसमें भी कितना आ रहा है हमारा 46,920। तो यहाँ पे लिखेंगे हम बायां पक्ष, देखिए दोनों बराबर आ रहा है तो बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। ठीक, चलिए तीसरा क्वेश्चन करते हैं इसी का। चलिए देखिए तीसरा क्वेश्चन है 336 और 54 दिया है। तो चलिए 336 का अभाज्य गुणनखंड हम गुणनखंड से निकालते हैं। जैसे यहाँ पे गुणनखंड कर लेते हैं यहाँ पे 336 का, 2 से काटिए, देखिए लास्ट में सम संख्या है तो 2 1 के
2, यहाँ पे 1 बचा है 12 हो गया, 2 छक्के 12, फिर 1 बचा है यहाँ पे 16 हो गया, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटिए, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, फिर 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से, फिर 2 दूनी 4, 2 एक्के 2। अब देखिए 7 से 3 से कटेगा तो 3 सते 21, 7 एक्के 7, ये हमारा गुणनखंड आ गया। कितना? 336 का अभाज्य गुणनखंड कितना आ रहा है हमारा? बराबर 1 2 3 4, तो मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। ठीक, अब देखिए 2 कितनी बार आ रहा है यहाँ पे? चलिए पहले इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। ठीक, इसको देखिए 54 का अभाज्य गुणनखंड हम निकालते हैं। हमारा निकालने पे आ रहा है 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब देखिए इसका हम क्या निकालेंगे? HCF। HCF मतलब दो जो घनिष्ठ हो। अब देखिए एक बार 2 2 से मिल रहा है, फिर देखिए 3 एक बार 3 से मिल रहा है, और इसके बाद कोई संख्या ऊपर नीचे नहीं मिल रही है। तो हमारा कितना आ गया? 2 बराबर 2 गुणे 3 बराबर 6 हमारा HCF आ गया, जिसको मासा बोलते हैं। फिर LCM निकालते हैं। LCM देखिए जो मिल रहा है उसको एक बार ले लीजिए, फिर यहाँ पे देखिए 2 2 2, तो 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर यहाँ पे 3 3 यहाँ पे भी है, 3 इसको एक बार हम लिख लेंगे तो ये इसमें ही आ जाएगा। ठीक, इसके बाद गुणे 7, फिर 3 2 बार आ रहा है, 3 गुणे 3। अब देखिए गुणा करना पूरा हमारा कितना आ रहा है? 30 24। ठीक, इनका आपस में गुणा करने पर हमारा 30 24 आ रहा है। तो चलिए हम जांच करते हैं। अब देखिए दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो दोनों संख्याएं हमारी क्या थी? एक 336 थी और एक हमारा 54 था। बराबर HCF कितना था? 6 था। LCM कितना था? 30 24 था। ठीक, अब देखिए गुणा करने पर हमारा कितना आ रहा है? इन दोनों का आपस में गुणा कराने पर हमारा 181 44 आ रहा है। फिर बराबर इन दोनों को आपस में गुणा कराने पर 181 44 आ रहा है। ठीक, अब देखिए दोनों में बराबर आ रहा है, हम लिखेंगे बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, ये अपना आंसर हो गया। चलिए इसके बाद हम तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करना। इसका जो है HCF और LCM ज्ञात करना है। ठीक, मतलब महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करना है। अब देखिए इसका हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। चलिए 12 का अभाज्य गुणनखंड बराबर, अब देखिए 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 12 को हम 4 तिहाई 12 लिख सकते हैं। 4 मतलब 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 तिहाई 12, मतलब इसका गुणनखंड करने पर। अब उसी प्रकार क्या दिया है? 15 का यहाँ पर आप लिख लीजिएगा अभाज्य गुणनखंड करने पर कितना आएगा? 5 तिहाई 15, तो 3 गुणे 5। अब देखिए फिर क्या है? 21 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा? 7 त्रिक 21, तो 3 गुणे 7। अब देखिए इसका हम क्या करेंगे? HCF पहले याद करेंगे। तो HCF क्या होता है? जो सब में कॉमन हो वही HCF है। देखिए 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, तो हमारा HCF कितना हो गया? 3। ठीक, ये हमारा HCF हो गया। हम ज्ञात करेंगे LCM। अब देखिए LCM के लिए क्या करते हैं? LCM जो कॉमन है उसको तो एक बार लेते ही हैं, 3 को ले लिए एक बार, अब 3 दोबारा नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें एक 3, इसमें एक 3, इसमें एक 3 है। लेकिन इसमें देखिए इसमें 2 बार 2 है, इसको भी ले लेंगे, मतलब जो मिलेगा उसको भी लेंगे, जो नहीं मिलेगा उसको भी लेंगे। 5 और 7 मतलब सबको, 5 और 7 हो गया। चलिए गुणा करिए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60। अब 60 में 7 का गुणा करें 7 6 42 हो जाएगा, 420।
ये हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम। ठीक, इसी प्रकार अब दूसरा याद करते हैं। चलिए देखिए, दिया है 17, 23 और 29। तो 17 का चलिए अभाज्य गुणनखंड पहले याद करते हैं। तो 17 का अभाज्य गुणनखंड हमारा कितना होगा, हम जानते हैं हमारा 17 एक के 17 होता है, तो 1 गुणे 17। ठीक, अब देखिए 23 का अभाज्य गुणनखंड, यहाँ पे आप अभाज्य गुणनखंड लिख लीजिएगा। ठीक, तो 23 का गुणनखंड होता है नहीं, तो 1 गुणे 23 होता है। ठीक, 23 एक के 23 होता है। फिर 29 का अभाज्य गुणनखंड कितना होता है, 29 का भी 1 गुणे 29 ही होता है, क्योंकि 29 को हम किसी पार्ट में तोड़ नहीं सकते, सिर्फ एक इसका। अब देखिए हमको HCF याद करना है, तो इसमें देखिए क्या मिल रहा है, इसमें सिर्फ एक एक सब में मिल रहा है, तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, 1। अब हमको LCM याद करना है, तो LCM देखिए जो मिल रहा है तो उसको तो लिखेंगे एक बार, इंटू I² 17, जो नहीं मिल रहा है उसको भी उतार लीजिए। मतलब ये कहता है कि सब हमारे में समाहित हो जाओ। ठीक, अब देखिए बराबर, अब जब 17, 23 और 29 का आपस में हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 11, 33, 9। ठीक, चलिए ये हमारा क्या हो गया, LCM हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन इसी का करते हैं। चलिए देखिए 8, 9 और 25 ये हमारा तीसरा है। ठीक, चलिए बराबर 8 का अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड का मतलब इसको जैसे 2 दूनी 4, 2 चौक 8 ऐसे तोड़ते हैं ना, उसी प्रकार। तो 8 को हम क्या लिखते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब देखिए 9 का अभाज्य गुणनखंड, तो 3 त्रिक का हम जानते हैं 9 होता है। ठीक, यहाँ पे आप यहाँ पे 1 भी लिख लीजिएगा। ठीक, 1 गुणे कर लीजिएगा, क्योंकि 1 भी होता है। अब देखिए यहाँ पे 25 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 1 गुणे 5 गुणे 5। ठीक, 1 क्यों लगाते हैं, क्योंकि 1 भी होता है लेकिन यहाँ पर लिखा नहीं जाता है, लेकिन यहाँ पे हमारे को ज़रूरत पड़ेगी HCF के लिए। देखिए अब हमको HCF याद करना है, तो HCF देखो सिर्फ 1 ही मिल रहा है, तो हमको हमारा HCF 1 हो गया। अब देखिए फिर इसमें LCM जो मिल रहा है उसको लिख लीजिए और सबको उतार लीजिए। ठीक, जो नहीं मिल रहा है उसको उतार लीजिए। 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। अब देखिए यहाँ पे जब इसका हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 तीन 100, सॉरी 24 तीन 72, 72 में जब हम क्या करेंगे 25 का गुणा करेंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा 1800। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए चौथा क्वेश्चन करते हैं। ये दोस्तों हमारा आज चौथा प्रश्न है। यदि कह रहा है यदि HCF 306, 657 बराबर 9 दिया है, तो LCM 306 या 657 का हमको मान याद करना है। तो चलिए हम यहाँ पे लिखेंगे, दोनों संख्याएं हमारी क्या हैं, दोनों संख्याएं हमको क्या क्या दिया है, 30 और 6 दिया है। इसके बाद दूसरा है 657। ठीक, अब देखिए इसके बाद और उनका जो मासा दिया है, मतलब HCF जो है कितना दिया हमारा, ये 9 दिया है। और जो LCM है वो हमको ज्ञात करना है, मतलब 2 संख्याएं दी हुई हैं, उनके HCF दिया है, LCM हमको ज्ञात करना है। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, हम जानते हैं ये फार्मूला है। ठीक, होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। ठीक, हमको 2 संख्याएं दी हुई हैं। ठीक, दोनों संख्याएं हमारी क्या हैं, इनका गुणनफल, तो 306 और
657 का गुणनफल बराबर HCF कितना दिया हमको 9 दिया है। अब LCM हमको ज्ञात करना है, तो LCM को हम या x मान लेते हैं। ठीक, चलिए LCM को हम x मान लेते हैं, फिर वाट लिख दीजिए। चलिए x मान लेते हैं LCM को। अब LCM हमको ज्ञात करना है, तो देखिए जब LCM ज्ञात करना है तो ये 9 यहाँ पे गुणा कर रहा है, तो इसको बटे में कर देते हैं। जो कट जाएगा, जो आंसर आएगा वही हमारा HCF हो जाएगा। 306 और 657/9। चलिए काटते हैं, यहाँ से काटिए। 9 1 9, 9 त्रिक 27 बचा 3 हो गया 36, 9 चौके 36, तो बराबर x। तो देखिए यहाँ पे हमारा x बराबर कितना आ गया, x बराबर यहाँ पे हमारा आ गया 34 गुणे 657। अब जब 34 में हम 657 का गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 22 33 8। ठीक, यहाँ से गुणा करेंगे तो चलिए ये हमारा क्या हो गया LCM। ठीक, LCM को हम x माने थे, तो हमारा LCM ज्ञात हो गया। अब इसी सूत्र का प्रयोग करके दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा इंटू लासा करिए। इसको आप मासा इंटू लासा भी कर सकते हैं। ठीक, मतलब लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। चलिए अब इसके बाद पाँचवा क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखिए, पाँचवा प्रश्न है, कह रहा है यदि HCF 225 60 बराबर कितने दिए 225 × 5 माइनस का 10x, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो संख्या है 225 और 60 का, इसका HCF याद करेंगे, फिर इसके बराबर कर देंगे। तो चलिए 225 और 60 का HCF याद करते हैं। तो 225 का जो अभाज्य गुणनखंड हम करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 225 का अभाज्य गुणनखंड करने पर आएगा 3 × 3 × 5 × 5। ठीक, फिर इसके बाद क्या करेंगे, हम 60 का करेंगे। तो 60 का हम करेंगे जब, तो हमारा आ जाएगा 2 गुणनखंड करने पर 2 × 3 × 5। अब इसका हम क्या करेंगे, HCF याद करेंगे। तो HCF में क्या होता है, जो संख्याएं दोनों में कॉमन होती हैं वही हम लिखते हैं। तो बराबर, अब यहाँ पे देखिए 1 3 मिल रहा है, 1 3 मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा, इनका जोड़ा बन जाएगा। ठीक, तो 3 एक बार मिल रहा है, 3 एक बार हम उतार लेते हैं। फिर देखिए एक बार सिर्फ 5 मिल रहा है और कोई संख्याएं नहीं मिल रही हैं, तो 3 × 5 बराबर हमारा कितना आ गया HCF 15। अब जो HCF आया है, इसके HCF जो आया है 15, यहीं पे रख के इसके बराबर कर देंगे। तो चलिए देखिए, बराबर कितना है 15 बराबर एक दिया है 225 × 5 माइनस का 10x। ठीक, चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए बराबर 15 बराबर, अब इसका गुणा कीजिए, इसमें 5 बचे 25 की 5 हाथ माए 2, 5 दूनी 10, 10 2 12 की 2 हाथ माए 1, 5 दूनी 10 1 11, कितना आ गया 11 25 माइनस का 10x। तो हमको इसका x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए अब यहाँ पे 15, इसको इधर लाएंगे क्योंकि ये इसका सजाती पद है। तो यहाँ पे प्लस का 11 25 है, तो इधर आएगा तो माइनस का 11 25 हो जाएगा। फिर बराबर कितने का, माइनस का 10x। अब चलिए इसमें से 15 को घटा देते हैं। 125 में से 11 25 में से 15 को जब घटाएंगे तो इसमें से 25 में से 15 घटेगा तो हमारा कितना आ जाएगा, माइनस का 110, 11 10 आ जाएगा। ठीक, फिर बराबर देखिए यहाँ पे माइनस का कितना है x। माइनस क्यों आया, क्योंकि माइनस वाला बड़ा था, जो बड़ा रहा था उसी का चिन्ह हम लगाते हैं। तो 15 घटा दिए। अब देखिए ए माइनस कैंसिल हो गया, दोनों तरफ बराबर है, तो 111 10 x हो गया। फिर इसके बाद देखिए हमको x का मान ज्ञात करना है, तो इसको लाके 10 को बटे में कर देंगे, भाग दे देंगे, बटा 10 इक्वल टू कितना x। अब देखिए यहाँ पे 0 से कैंसिल, तो x बराबर हमारा कितना आ गया 111 x। यही हमारा x का मान है। ठीक, चलिए इसके बाद हम अब छठवां क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों देखिए छठवां क्वेश्चन कह रहा है यदि HCF कितना है 120 और 225 बराबर कितना 15, तो LCM कितना दिया है 120 और 225 ज्ञात कीजिए। मतलब HCF हमको 15 दिया है, इसका LCM हमको ज्ञात करना है।
तो ये हमारी दो संख्याएं हैं, ठीक। तो हमारी दोनों संख्याएं क्या हैं, 120 और 225 हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हमारा फार्मूला जो होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा इंटू लासा, ठीक, या फिर HCF इंटू ALCM, ठीक। यहाँ पे HCF, यहाँ पे LCM, दोनों संख्याएं हमारी क्या हैं, 120 और 25। तो 120 का गुणा 225 के साथ, मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF कितना है, 15 दिया है, और LCM कितना, LCM हमको ज्ञात करना है, तो LCM को हम x मान लेते हैं, ठीक। अब देखिए हमको x ज्ञात करना है, तो इसका लाके इसमें डिवाइड कर देंगे। तो 120 गुणे 225 बटा, तो 15 किस में लाके डिवाइड करते हैं, तो चलिए 15 को काटिए। देखिए हम जानते हैं 15 एक के 15, 15 ही में कितना होता है, 225 होता है। तो हमारा कितना आ गया, 120 गुणे 15 बराबर x। अब यहीं पे गुणा कर दीजिए। जब हम क्या करेंगे, 120 का 15 से गुणा करेंगे तो हमारा आ जाए कितना, देखिए 15 शून्य शून्य, फिर 15 दूनी 30 की, शून्य हाथ में 3, तो 15 के 15, 15 3 18। तो हमारा जो x, यही हमारा जो LCM है, कितना आ गया, 1800, ठीक। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए इसके बाद हम 7वां क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए हमारा 7वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। x का और y का हमको मान ज्ञात करना है। तो देखिए हम पहले x का ज्ञात करेंगे। देखिए जो जहाँ पे x है, इसमें से दो संख्याएं निकली हुई 3 और 4। जो दो संख्याएं निकली होती है उनका गुणनफल ही ये संख्या होती है जिसमें से वो निकली होती है, ठीक। तो जब x का मान ज्ञात करेंगे तो x बराबर 3 और 7, तो 3 गुणे 7, इन दोनों का जो गुणनफल है इसके बराबर है। अब फिर देखिए इसके बराबर इन दोनों का गुणनफल, क्योंकि ये दोनों संख्या निकली हुई तो इनका गुणनफल इसके बराबर है। तो चलिए x बराबर कितना हो गया, 3 गुणे 7 बराबर 21 हो गया। अब देखिए y का मान ज्ञात करते हैं। तो y बराबर क्या है, ये दोनों संख्या हैं तो x गुणे 4, x गुणे 4। अब देखिए x का मान हमको क्या निकला है, 21, x का मान 21 निकला है। तो x जगह हम 21 रख देंगे, 21 इंटू 4। अब गुणा करिए, 4 एक के 4, 4 दूनी 8। अब देखिए हमारा आ गया x बराबर 21 और y बराबर 48। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक। इसी प्रकार आप इसको सॉल्व करेंगे। आप इतना याद ध्यान रखेंगे, इन दोनों का गुणनफल जो संख्याएं निकली होती है उनका गुणनफल इसके बराबर, फिर इसका गुणनफल इसके बराबर। तो चलिए अब 8वां क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखिए 8वां प्रश्न है, कह रहा है कि 18 और 117 के HCF 18m - 117 के रूप में दर्शाया गया है। m का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही 18 और 17 का LCM ज्ञात कीजिए। देखिए 18 और 17 का LCM ज्ञात करना है, फिर इसके बाद इनका HCF ज्ञात करके इसके बराबर करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का HCF ज्ञात करेंगे, ठीक। तो चलिए अब 18 का अभाज्य गुणनखंड, 18 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया हमारा, 18 क्या होता है हम जानते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 3। देखिए 2 3 6 छत्री के 18। अब फिर देखिए 117 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा हमारा, 3 गुणे 13, 3 त्रिक का 9, 3 9 117। अब देखिए HCF का मतलब जो इसमें कॉमन हो। देखिए कौन कौन सा कॉमन है, देखिए 1 3 यहाँ पे इसका कॉमन, फिर 1 3 यहाँ पे इसका कॉमन, और कोई संख्या नहीं है। तो बराबर 3 गुणे 3, तो बराबर 3 त्रिक का 9। तो हमारा HCF कितना आ गया, 9 आ गया। तो यही HCF जो है, जो इसका HCF है वो 18m - 17 के बराबर है। तो चलिए देखिए 9 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 18m - 117, ठीक। अब देखिए ये इसका सजातीय पद है, हमको m का मान ज्ञात करना है, तो इसको इधर लाएंगे। तो 9 + 117, क्योंकि यहाँ पे माइनस है दूसरे पक्ष में आएगा तो प्लस हो जाएगा, बराबर 18m। फिर जोड़ लीजिए इसको, 9 और 117 कितना हो गया,
9 7 16, 16 मतलब 126 हो गया जोड़ने पे, बराबर 18 यम। अब देखिए यम का मान क्या करना है, तो 18 को हम इसमें भाग करा देंगे, तो 126/18। चलिए अब काटते हैं, 18 सत्ते 126, तो बराबर यम, तो यम बराबर हमारा क्या आ गया 7। देखिए अब यम बराबर हमको ज्ञात हो गया, तो कह रहा है कि अब इसका क्या करिए, इसका एलसीएम भी याद करिए। तो इसका एलसीएम चलिए याद करते हैं 18 और 17 का। देखिए जब उसका एलसीएम हम याद करेंगे तो हमारा क्या होता है, एक फार्मूला दोनों संख्याओं का, जब दोनों संख्याएं मालूम हो, ठीक, दोनों संख्याओं का गुणनफल फिर बराबर क्या होता है, HCF इंटू एलसीएम। अब देखिए दोनों संख्याएं भी हमको मालूम है, HCF भी मालूम है, तो एलसीएम ज्ञात हो जाएगा। तो दोनों संख्याएं हमारी क्या हैं, एक है 18 और दूसरी है 117। तो HCF हमारा कितना आया था, 9 आया था, तो एलसीएम हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक, अब देखिए एलसीएम ज्ञात करना है तो 9 किसमें भाग करा देंगे, तो चलिए 18 इंटू 117 बटा कितना 9, चलिए भाग दें, 9 1 9 9 दूनी 18 बराबर कितना एलसीएम। अब 2 गुणे 117 बराबर एलसीएम, तो हमारा एलसीएम कितना आ गया। अब जब 17 गुणे 2 करेंगे, 117 दुनैया 234, क्यों, 2 सते 14 की 4 हाथ में आए 1, 2 1 के 2 2 1 3, फिर 2 1 के 2, ये हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। ठीक, चलिए अब 9वां क्वेश्चन याद करते हैं। देखिए हमारा 9वां प्रश्न है, कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n और अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक, तो पहले हम क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जब हम 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, होता है 2 गुणे 3। अब ये इसका पावर n लगा है तो पूरे का पावर हम n लगाएंगे। अब देखिए कह रहा है कि क्या ये 0 हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि इसमें 5 नहीं है। देखिए 3 दूनी 6 हो जा रहा है, अगर यहाँ पे एक 5 होता तो 5 2 के साथ गुणा करता तो 5 दूनी 10 हो जाता है, 0 आ जाता है। क्योंकि 0 आने के लिए 5 और 2 दोनों का होना ज़रूरी है। ठीक, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6 के अभाज्य गुणनखंड में कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 0 पर समाप्त हो सकती है। तो यहाँ पे लिख लीजिए, क्योंकि इसमें 5 नहीं है। ये आप समझने के लिए लिख लीजिए। ठीक, अगर 5 होता तो इसको जोड़ी कर देता, लेकिन यहाँ पे 3 दूनी 6 आ रहा है। 0 आने के लिए 5 और 2 का होना ज़रूरी है, क्योंकि 5 और 2 से ही 0 बनता है। चलिए अब 10वां क्वेश्चन, हमारा 10वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि यदि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 गुणे 2 1 प्लस का 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ठीक, तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, ये जो पहली संख्या हमको दी हुई है, ठीक, इसको हम चेक करते हैं कि भाज्य संख्या है कि नहीं है। तो पहले 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस का 13 दिए है। देखिए ये पूरा एक पद है, एक दूसरा पद है। इसके बाद देखिए इसमें इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों देखिए इसमें पूरे में 13 मिल रहा है, फिर इसमें भी 13 है, तो हम 13 इसमें कॉमन ले लेंगे। कितना बचा, 7 इंटू 11 प्लस का 1। फिर देखिए अब 13, अब 11 सते 77 प्लस का 1। फिर देखिए 13, यहाँ पे 77 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारा 78। फिर यहाँ पे देखिए 78, अब यहाँ पे क्या करेंगे 13 गुणे 78 करेंगे। तो चलिए यहाँ पे गुणा करते हैं, चलिए गुणा करिए, 13 अट्ठे 104, तो 104 का मतलब सिर्फ 4 हाथ में आए 10, फिर 13 सते 91,
91 10 101, तो 101। यही जो आया है 1014, यही हमारा। हम ये क्या है, हमारी भाज्य संख्या है, क्योंकि देखिए 4 कट जाएगा, ठीक। सम संख्या है तो भाज्य संख्या है। यहाँ पे लिखेंगे जो एक भाज्य संख्या है। चलिए इसको तो हमने चेक कर दिया कि यह एक भाज्य संख्या है। फिर दूसरा देखते हैं, यहाँ पे ये वाला 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस का 5। फिर देखिए अब इसमें कॉमन क्या है, इसमें देखिए सब में 5 सिर्फ मिल रहा है, इस दूसरे पद में, पहले पद में सिर्फ 5 मिल रहा है, तो यहाँ पे 5 हम कॉमन ले लेंगे। फिर देखिए कोष्टक में कितना बचा, 7 गुणे 6 गुणे 5 तो चला आया, फिर 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस का 1, ठीक। चलिए फिर 5 अब गुणा करिए, 7 42, जब 42 हम 4 का गुणा करेंगे, अब देखिए 42 में जब हम 4 का गुणा करेंगे तो 168 आएगा। 168 में 3 का गुणा करेंगे तो 3 का गुणा करने पर आ रहा है 504। फिर 504 गुणे 2 करेंगे तो 1008 आ गया, 1008 ए प्लस का 1, ठीक। फिर देखिए 5, फिर 1008 में जोड़ेंगे तो 1000 कितना हो गया हमारा, 9 हो गया। अब यहीं 5 गुणे 1009 करेंगे, देखिए 9 पचे 45, 45 आ गया, ठीक। फिर देखिए क्योंकि 0 था, फिर 1 0, फिर 9 1 के सॉरी, फिर देखिए 5 शून्य 0, फिर 5 1 के 5, ये जो आया है 5045। ये देखिए ये भी कट जाएगा, ये भी एक भाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या है, क्योंकि देखिए 5 से कट जाएगा, 5 1 के 5 0 5 9 45, ठीक। और यही हमको दिखाना था कि जो कि एक भाज्य कैसे एक भाज्य संख्या है, ठीक। चलिए इसके बाद हम 11वां क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखिए 11वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि सोनिया को एक चक्कर लगाने में कितना 18 मिनट लग रहे हैं और रवि को कितना लग रहे हैं लगाने में चक्कर 12। फिर इसका बताना है कि वे दोनों किस टाइम कितने समय बाद एक साथ मिलेंगे। तो चलिए देखिए पहले क्या करेंगे, हम सोनिया को 11वां देखिए लिखेंगे, सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर कितना 18 मिनट, ठीक। अब इसी प्रकार कितना रवि को कितना लग रहा है, रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना है हमारा 12 मिनट, ठीक। अब देखिए अब इन दोनों का क्या करेंगे, हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे, ठीक। चलिए 18 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, 2 गुणे 3 गुणे 3, क्योंकि 2 तिहाई 6 छत्रिक 18। फिर उसी प्रकार कितना 12 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक। कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 2 गुणे 3। चलिए इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो एलसीएम जब हम ज्ञात करेंगे तो देखिए जो संख्याएं मिलती हैं उनको भी लेते हैं। देखिए 3 3 मिल रहा है तो एक बार इसको ले लीजिए, फिर देखिए एक 3 है तो इसको भी ले लीजिए, फिर देखिए 2 मिल रहा है तो एक बार इसको उतार लीजिए, फिर देखिए एक एक्स्ट्रा 2 है तो इसको भी उतार लीजिए। अब देखिए आंसर कितना है, 3 त्रिक का 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, ये हमारा एलसीएम आ गया। और यही एलसीएम जो 36 है, यही वो दोनों का मीटिंग टाइम है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 36 मिनट बाद सोनिया और रवि एक साथ मिलेंगे, ठीक। दोनों एक साथ मिलेंगे। चलिए 12वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए कह रहा है कि नीचे दी गई संख्याओं में यक्स वाई का मान ज्ञात करना है, यक्स का और वाई का मान ज्ञात करना है। चलिए देखिए पहले हम क्या करते हैं, यक्स का मान ज्ञात करते हैं। जब यक्स का मान ज्ञात करें, देखिए यक्स में से कितनी 2 रेखाएं फूटी हैं, दोनों का क्या है, एक 195 और 103 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 195 गुणे 3 बराबर कितना जगह 585। क्यों देखिए
5 3 15 के 5 हाथ में आए 1, 9 3 27, 27 1 28 के 8 हाथ में आए 2, 3 1 के 3, 3 2 5। अब देखिए x का मान हम ज्ञात कर लिए, फिर इसका हमको क्या ज्ञात करना है y का। फिर देखिए y में से कितनी संख्या है, 2 संख्या निकली हैं, तो इन दोनों का आपस में गुणा, तो 5 गुणे 13 बराबर 13 5 65, और यही हमको मान ज्ञात करना था x और y का। चलिए अब इसके बाद हम 13वां क्वेश्चन करते हैं। 13वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 13 गुणे 11 प्लस 11 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस का 3 ये भाज्य संख्या कैसे है। जैसे हम 10वां सॉल्व किए थे उसी प्रकार है। तो चलिए पहले इसको हम देखते हैं भाज्य संख्या है कि नहीं। तो 7 गुणे 13 गुणे 11 प्लस का 11। अब देखिए इसमें दोनों में कॉमन क्या है, इसमें और इसमें कॉमन क्या है 11, तो 11 कॉमन ले लेंगे। फिर इसके बाद 7 गुणे 13 बचा, यहाँ पे प्लस का सिर्फ 1 बचा। फिर देखिए 11, अब देखिए 13 5 13 7 91 प्लस का 1। फिर देखिए 11 गुणे 91 92। अब चलिए गुणा करिए, यहाँ पे जब 92 गुणे 11 करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1012। ये देखिए एक भाज्य संख्या है, यहाँ पे लिखेंगे जो एक भाज्य संख्या है। ठीक, चलिए उसी प्रकार इसको करते हैं। 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस का 3। ठीक, चलिए अब इसमें हम कॉमन क्या है हमारा सिर्फ 3 है। देखिए 3 है, इसमें भी 3 है, 3 कॉमन ले लेंगे। फिर यहाँ पे कितना है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 3 नहीं आएगा 2 गुणे 1 प्लस का 1, क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 रहेगा 2, क्योंकि 3 हम यहाँ पे ले लिए हैं। फिर देखिए बराबर 3 अब गुणा कर लीजिए 7 42, 42 गुणे जब हम क्या करेंगे 5 करेंगे। चलिए 42 गुणा हम 5 में करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 210। फिर 210 का गुणा हम 4 में करेंगे तो 800 कितना 40। फिर 840 गुणा 2 में करेंगे तो हमारा 1680 आ जाएगा। ठीक, 1680 प्लस का 1। फिर देखिए बराबर 3 गुणे 1681। चलिए गुणा कर लेते हैं, बराबर 3 1 के 3, 3 8 24 की 4 हाथ माए 2, फिर 36 18 18 2 20 की 0 हाथ माए 2, फिर 3 1 के 3 3 2 5, हमारा कितना 5043। ये भी क्या है हमारी, देखिए ये भी हमारी क्या है एक भाज्य संख्या है, क्योंकि देखिए 3 से भी डिवाइड हो रही है। लिखेंगे जो एक भाज्य संख्या है। ठीक, ये हमको दिखाना था। चलिए अब इसके बाद 14वां क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखिए 14वां क्वेश्चन है, कह रहा है नीचे दी गई आकृति में x y और z का मान ज्ञात करना है। तो चलिए पहले देखिए हम किसका ज्ञात पहले हम x का ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि x में से देखिए 2 संख्या निकली है तो इन दोनों का गुणा इनके समान होता है। जो 2 संख्या निकली होती है उनका गुणा। देखिए x बराबर 2 गुणे 33 81। तो चलिए गुणा कर लेते हैं। 2 1 के 2, 2 8 16 की 6 हाथ माए 1, 2 तिहाई 6 6 1 7, फिर 2 तिहाई 6, कितना हमारा आंसर आ गया 67 62। ये हमारा x हो गया। ठीक, फिर इसके बाद देखिए हम y ज्ञात करते हैं। y देखिए चलिए अब y ज्ञात करेंगे तो y में से देखिए 2 संख्या निकली हुई हैं 7 और 161। तो यहाँ पे 7 गुणे 161। फिर गुणा करिए 7 1 के 7, 7 6 42 के 2 हाथ माए 4, 7 1 के 7 7 4 11, कितना आ गया हमारा 1127। फिर देखिए अब हम z ज्ञात करते हैं। अब देखिए z जब हम ज्ञात करेंगे तो इन दोनों का गुणनफल इनके समान होता है, तो इसमें z है 7 है, तो यहाँ पे z बराबर यहाँ पे लिखेंगे कितना, यहाँ पे z नहीं, ठीक, क्योंकि इन दोनों का गुणा इनके समान होगा, तो z गुणे 7 बराबर 161। अब देखिए हमको z ज्ञात करना है तो z यहीं पे रखेंगे, तो 7 को 161 में डिवाइड कर देंगे बटा 7। अब काटिए 7 दूनी 14 बचा 2, इतने हो गया 21, तो 7 त्रिक 21, तो z बराबर हमारा कितना आ गया 21। अब यहाँ पे देखिए लिख लेते हैं हम x बराबर कितना आया है हमारा 67 62, फिर y बराबर 11 27 और z बराबर कितना आया है 23। ठीक, चलिए दोस्तों आज हमने प्रश्नावली
1 का भी सॉल्व कर लिया। अब अगली वीडियो में अभ्यास प्रश्नावली 1 का सी सॉल्व करेंगे।